अस्सलाम वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का आगाज एक ऐसे लम्हे से करेंगे जहां दुनिया की नजरें चंद अहम फैसलों पर जमी नजर आती हैं। हालात ने एक ऐसा रुख लिया है कि पुराने इख्तलाफ अब नए हल की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। दो ताकतें जो अरसे से एक दूसरे के मुकाबिल खड़ी थीं, अब एक कागज पर चंद सादा मगर अहम निकात के साथ करीबाती महसूस होती हैं। ये कागज महज अल्फाज नहीं बल्कि एक मुमकिना रास्ता है जो कशीदगी को कम कर सकता है। समंदर की अहम गुजरगाह से जुड़े मामलात हों या मईशत से वाबस्ता फैसले, हर पहलू इस पेशरफ्त से जुड़ा दिखाई देता है। कहीं नरमी दिखाई देती है और कहीं शराइत भी रखी जाती हैं, और इन्हीं के बीच एक ऐसा इम्कान जन्म ले रहा है जो आने वाले दिनों को बदल सकता है। मगर तस्वीर का दूसरा रुख भी उतना ही अहम है, जहां सख्त बयानात और हालिया वाकयात इस अमल को आसान नहीं होने देते। कुछ मकामात पर हमलों की खबरें हैं तो कहीं वाज़ेह इनकार सामने आता है। ऐसे में पसे पर्दा राब्ते खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, जैसे कोई सिलसिला बगैर शोर के आगे बढ़ रहा हो। बड़ी ताकतें अपने मुफादात को सामने रखते हुए जबकि खित्ते के दीगर मुमालिक तवाज़ुन कायम रखने की एक कोशिश में हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क के अंदर जारी एक ऐसे मामले की जिससे सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। एक सूबा अपनी शिकायत के साथ सामने आया है और उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। वसाइल की तकसीम, तवानाई के मसाइल, फैसलों के तरीक़ाकार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सियासी सरगर्मियाँ भी अपने उरूज पर नजर आती हैं। जलसों की तैयारियाँ जारी हैं, अवामी राब्ता बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, वादे किए जा रहे हैं, मनसूबे पेश किए जा रहे हैं और हिमायत हासिल करने की कोशिशें भी हो रही हैं। साथ ही सेहत और कानूनी हुकूक से मुतालिक खदशात भी ज़ेरे बहस हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी के अंदर नज़्म ज़ब्त की बात की जाती है, मगर इख्तलाफी आवाज़ें भी मौजूद हैं। कुछ रहनुमा मौजूदा सूरत हाल पर सवाल उठा रहे हैं और वजाहत चाहते हैं। ये सब एक ऐसे मरहले की निशानदेही करता है जहाँ सियासत, अवाम और इदारे एक पेचीदा ताल्लुक में बंधे नजर आते हैं और आगे का रास्ता इन्हीं फैसलों से तय हो। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें आतिफ भट्ट साहब और असगर चौधरी साहब हमारा साथ देंगे। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे सरदार फैज़ान और सायरा बानो, रहनुमा जुड़िए। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। असगर चौधरी साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, खबर ये है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया है। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि हालात जो है मज़ीद कशीदा हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ही कहने पे जंग बंदी जो है, सीज़ फायर जो है वो सामने आता है, फिर वो जंग बंदी जो है वो बरकरार भी है, और उसके बाद जो हालात होते हैं उस पर भी पाकिस्तान का जब रद्द-ए-अमल आता है तो ट्रंप की जानिब से उन चीज़ों को सराहा जाता है। मतलब अगर पाकिस्तान की एक रिक्वेस्ट है तो उस रिक्वेस्ट को माना भी गया है। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया आकाशा हमेशा मुश्किल वक्त में वो कहते हैं कि दोस्त ही काम आते हैं, और पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में ही काम आया है, चाहे वो हमारे इस्लामी ममालिक हो या अमेरिका हो। आपको पता है कि जब सिर्फ चंद घंटे रह गए थे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की वो डेडलाइन थी कि जिसमें तहज़ीब मिटाने की बातें हो रही थी, तो पाकिस्तान ही मुतहर्रिक हुआ था और फिर एक जंग बंदी का ऐलान हुआ था। यहाँ पर भी वही मामला है। चूँकि जो गुज़श्ता 72 घंटे हैं उसमें उतार चढ़ाव आता रहा है सारी सूरत हाल में, और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि ये अंदेशा पैदा हो गया था कि अब ये आग के शोले जो हैं ये दोबारा भड़क उठेंगे, क्योंकि जब अमेरिका की जानब से ये कहा गया कि हमने ईरानी जो बूट्स हैं उन्हें निशाना बनाया है, और साथ यूए की जानब से ये कहा गया कि जो अटैक हमारे ऊपर ईरान की जानब से हुआ है, तो उससे सूरत हाल एकदम बिगड़ गई थी। तहाँ पाकिस्तान की ये जो काविशें या दोस्त ममालिक जो दूसरे हैं और जो पाकिस्तान के साथ अंगेज हैं इस सारे मामले में, वो भी खासे मुतहर्रिक हुए। और फिर एक जो सबसे बड़ा जो अभी गुज़श्ता हफ्ते ही तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस ऑपरेशन का ऐलान किया था, ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की दरख्वास्त के ऊपर, अब आर्जी तौर पर उन्होंने मुअत्तल किया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव है। आज कुछ खबरें ऐसी भी हमारे कानों में पड़ रही हैं, शायद कोई 1 पेज का जो है वो एक एग्रीमेंट भी कहीं तैयार हो रहा है, और बहुत से नुकात के ऊपर जो इत्तेफाक हो चुका है। इसमें देखें बड़ी पेशरफ्त उस वक्त भी सामने आई जब गुज़श्ता हफ्ते तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग थी, और उसके अंदर एक क्वेश्चन उनसे किया गया था कि क्या जो सालसी का किरदार है वो रुक गया है या मामलात चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि बातचीत का सिलसिला कभी रुकता नहीं है, और ना घड़ी की सुइयाँ रुकती है और ना बातचीत का सिलसिला, और पाकिस्तान मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है, और वो चीज़ें अब हमें सामने नज़र भी आ रही हैं। देखिए अब बहुत हो चुका, तवील अरसा गुजर चुका है अब इसमें, और पूरी दुनिया की मैशत जिस हद तक
तबाह हो चुकी है। महंगाई ने जिस तरह तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ली है, अब इस जंग का ख़ात्मा होना चाहिए। आज चाइना की जानब से भी जो चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा है वहाँ से भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, एक मुस्बत रद्द-ए-अमल भी हम उसे कह सकते हैं। और दोनों फ़रीक़ों से उन्होंने यही कहा है कि बस काफ़ी हो गया, अब इस सिलसिले को रुकना चाहिए। तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि ये जो पाकिस्तान की काविशें हैं, दोस्त ममालिक की काविशें, देखें ये पाकिस्तान की काविशें थी कि आज जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अपने सऊदी मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, उनसे भी उनकी बातचीत हुई है, चाइना से भी ईरान की बातचीत हो रही है, दीगर ममालिक जो हैं वो बातचीत का सिलसिला जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले चाहे 48 या 72 घंटों में हमें खलीज के हवाले से कोई अच्छी खबर मिलेगी। जी असगर चौधरी साहब, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। आतिफ भट्ट साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, पहले तो ये होता है ना कि कोई भी खबर आती है फिर हम चाहते हैं कि उसकी तस्दीक भी होनी चाहिए। सो ईरान की तरफ से एक तस्दीक जो है वो सामने आई है। इस्माइल बकाई साहब कह रहे हैं अमेरिका और ईरान के मुज़ाकिरात हसास मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सो बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ जो है पूरी दुनिया को मिलने वाली है। जी आकाशा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये बड़ी जो है वो खुशखबरियाँ जो है वो अब सुनने में आ रही हैं और इस हवाले से जो मामला है वो तय हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो दोनों ममालिक हैं, बेशक अमेरिका है या फिर ईरान है, ये दोनों इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। इसीलिए ये तमाम तर जो मुज़ाकरात की टेबल जो है वो सजाई गई। पहले जो आपस में गुत्थम गुत्था होके और अमेरिका को जो खुशफहमी थी उसने वो दूर कर ली है कि शायद हम 3 या 4 दिनों में अमेरिका जो है ईरान जो है उसको टेक ओवर कर लेंगे या वहाँ पर ये अपनी मनमर्जी हो जाएगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद फिर ज़ाहिर है जंग से बाहर भी निकलना होता है। ईरान की जानब से जो शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया उसके ऊपर ज़ाहिर है अब एक जंग है, तो अमेरिका की जानब से जो एक अबनाए हरमज़ के व्यापार जो किया गया, तो ये तमाम तर चीज़ों से अब अमेरिका जो है वो ख़ुद भी निकलना चाह रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान तो डे अवल से जो है वो किरदार अदा कर रहा है। साथ मिस्र है, सऊदी अरब है, चीन है, जो दोस्त ममालिक हैं, उनकी जानब से ये किरदार अदा किया जाता रहा। यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठक भी हुई और उसके बाद अब जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं उसके मुताबिक आइंदा 2 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक जो MOU है वो साइन होने जा रहा है। वो शायद 1 पेजर हो या 2 पेजर हो और उसमें जो है वो अहम चीज़ें नुकात जो हैं वो तय कर लिए जाएंगे। इसमें ये जो ज़राए जो बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है, इसकी खैर ईरान ने भी तस्दीक की है कि MOU जो है वो साइन होने जा रहा है और जो अमरीकी शराइत हैं वो भी उनको मौसूल हुई हैं। इसमें 14 नुकात जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं, जिनमें 30 दिन की मोहलत दी गई है कि मुआहदे के 30 दिनों के अंदर अंदर इस्लामाबाद या फिर जिनीवा में एक तफसीली जो है वो मीटिंग होगी और इस हवाले से मामलात को तय किया जाएगा। 30 दिन की मोहलत के बाद फिर आबनाए हरमज़ जो है इस 30 रोज़ा मुद्दत के लिए जो है वो ओपन होगी। जहाज़ रानी पर पाबंदियाँ और जो अमेरिका का बहरी मुहासरा है उसको बतदरीज जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तरह फिर जो एक खबर ये भी आ रही है अमेरिका से कि जो यूरेनियम है उसका अफजूदा यूरेनियम जो है उसको मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर ईरान ने आमादगी जाहिर कर दी है। ये सबसे बड़ी खबर है। और कौन से मुल्क में सर? क्योंकि रूस भी बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव नजर आता है। क्योंकि ये जो अब ये अमेरिका जो है वो डिसाइड करेगा और ईरान डिसाइड करेगा कि ये कहाँ पर यूरेनियम जो है वो मुंतकिल की जानी है। इस हवाले से अभी जो ईरानी माइंड है वो सामने आया है कि वो जो अमेरिका की ये शर्त है कि वो अपने पास जो है वो यूरेनियम नहीं रखेगा, उस पर काफ़ी हद तक आमादा जो है वो नज़र आ रहा है। ताहम अब ये जब मुआहदा होगा, सब कुछ सामने आएगा, तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। और इसमें ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जो दुनिया भर में इस वक्त जो माशी सूरत हाल बनी हुई है, बेखसूस जो ट्रेड है वो रुकी हुई है और जो माशी सूरत हाल इंतहाई हद तक ख़राब है, जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ऐसे में ऐसा फैसला सामने आना और ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। और ऐसे में ईरान जो है, ये तो अमेरिका की शराइत आ गई, ईरान की जानब से भी कुछ शराइत जो है उसको भी मनवाया जा रहा है। जिस तरह उसके जो $1 बिलियन जो हैं वो फ्रीज किए गए हैं उसको भी मनवाया जा रहा है। जी सर, उसको भी मान लिया जाएगा। सरदार फैजान, आपकी तरफ इस वक्त आना चाहूंगी। जिस तरीके से आतिफ भट्ट साहब ने भी बात किया यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से, तो पहले तो ये कहा जा रहा था ईरान की जानिब से इस पे किसी किस्म का जो समझौता है वो नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ आबनाए हॉर्मुज़ जो है उस पर भी किसी किस्म का समझौता जो हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा। इसमें सर समझौता तो पहले हमने देखा कि उन्होंने कहा नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो है वो कह रहे हैं कि आबनाए हॉर्मुज़ एक आलमी गुज़रगाह है जिसे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। सो क्या समझते हैं कि ईरान इन दोनों चीज़ों से पीछे हट चुका है?
बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। सबसे पहले तो ये चीज हमें थोड़ी सी समझनी होगी कि अमेरिका जो है वो किन असूलों को लेके इस दुनिया को चला रहा है। अमेरिका जो है वो चंद असूलों को, जिसमें से एक है कि अमेरिकी करेंसी जो है वो दुनिया की एक बुनियादी करेंसी हो, किसी के पास अमेरिका से बेहतर जो है वो असला ना हो, कोई रास्ता चाहे वो समंदरी हो फिजाई हो उसकी मर्जी के बगैर ना बंद हो ना खोला जाए। दुनिया में देखें आप, जो भी ममालिक देखें, अगर हम अभी देखें कि अफगानिस्तान से अमेरिका निकला तो उसने उसके लिए दुश्मन जो है वो तैयार कर लिया। तो इस तरह अमेरिका ने हर मुल्क के लिए एक दुश्मन जो है वो भी तैयार कर रखा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अमेरिका इस तरीके से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ये जंग बंदी की बात हो रही है, पिछले काफी अरसे से ये इनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात के काफी टेन्योर जो है वो हुए हैं और अभी भी जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो जारी है और हो सकता है कि इस मर्तबा ये चीजें जो है वो कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर ये जंग जो है वो बंद ना हुई, अगर आपका जो सवाल था उस पे पहले मैं आ जाता हूँ। देखिए, जो ओबामा के टाइम पे भी मुज़ाकरात हुए थे, फिर ट्रंप ने आके वो कैंसिल कर दिए थे, फिर अभी जो है वो उसी चीजों को लेके जो है वो चल रहा है। और उसमें यूरेनियम की आपूर्ति जो है वो ईरान कह रहा है कि हम 12 से 15 साल के लिए इसको खत्म कर लेंगे, अमेरिका कह रहा है 20 साल के लिए खत्म कर दें। तो ये चीजें जो हैं जो नजर आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये चीजें जो हैं ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। जब से ये जंग जो है वो शुरू हुई है, तकरीबन दुनिया का $60 अरब का तेल जो है वो मार्केट को नहीं मिला है। और अगर ये जंग बंद हो जाती है और उसके बाद दुनिया को दोबारा तेल और गैस की मिलना शुरू हो जाता है, तो अगर $100 फी बैरल पे भी दोबारा अगर ये तेल की कीमतें आ जाती हैं, तो दुनिया में दोबारा जो कीमतें पहले थी, जब जंग शुरू होने से पहले जो कीमतें थी, उस पे वापस कीमतों में आने में भी कई महीने लग सकते हैं। और इस वक्त जो दुनिया को इस अपना होम्स के बंदिश की वजह से और ये तेल की बंदिश की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना है, उसमें जो एक छोटी सी एक और मिसाल भी देता हूँ कि जो बोर्ड्स में सर्किट लगते हैं, इसकी बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। इसी तरह जर्मनी ने अपने 20,000 फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल कर लिए हैं, जिससे वो 40,000 टन तेल की बचत करने जा रहे हैं। हांगकांग हो, मलेशिया हो, एयरलैंड हो, भारत ने तो अपनी हुकूमत को खत भी लिख लिया है, जापान हो, कोरिया हो, दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो अभी देखें आगे गर्मी आ रही है, उसकी छुट्टियां आ रही हैं, तो दुनिया जहाँ पे एक तरफ आगे छुट्टियों पे की तरफ जा रही है और वहां पे दुनिया में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लोग अपने हवाई जहाज जो हैं वो नहीं उड़ाएंगे क्योंकि दुनिया में तेल की बंदिश। तो ये तमाम प्रेशर जो है वो सिर्फ अमेरिका पे नहीं है, ईरान पे नहीं है, ये तमाम दुनिया इस टाइम पे एक इस जंग के घेरे में आई हुई है और तमाम दुनिया इसका प्रेशर बर्दाश्त कर रही है और आम आदमी जो है, आप और मैं भी इसका प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये तमाम हालात हैं। अभी देखना ये है सरदार फैजान आपका इस पे सरदार फैजान आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। सायरा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। सायरा जी, यूएई ने मुसलसल दूसरे रोज भी ड्रोन और मिसाइल हमलों का एक दावा किया है कि ईरान की जानिब से ये ड्रोन मिसाइल जो हैं, ड्रोन और ये जो मिसाइल हमले हैं ये हम पर किए जा रहे हैं, जबकि ईरान जो है वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इस चीज़ से वो इनकार कर रहा है कि अगर जो ईरानी पासदारान इनकलाब है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ करना है तो हम डंके की चोट पे करेंगे, हम सबको बता के करेंगे। फिलहाल हमारी तरफ से ऐसा कुछ जो है वो नहीं किया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बातें एक मरतबा फिर चल पड़ी हैं, सीज़ फायर जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी में मुंतकिल हो जाएगी और हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम आकाशा। क्या कहूँ आकाशा, आप बताइए। दुनिया कैसे, वो कहते हैं ना कि पागलों के हाथ में आ गई है। पहले बयानात की जंग थी, उधर से क्या बात चल रही थी, अच्छे भले मुज़ाकरात हो भी रहे थे, एक दौर हो चुका था, दूसरा दौर होने वाला था, मगर वही बात है कि फिर एक शख्स ने अपनी ट्वीट से और वो कहते हैं कि बड़बोली आदत की वजह से वो तमाम चीजों को राइट लेफ्ट कर दिया। अभी क्या मैं नहीं समझ आ रही मुझे। अभी उससे पहले कह रहे थे कि भाई अच्छा दुनिया को उस बहरान का पता भी है और दुनिया ये तेल और इस सारी जंग के हवाले से बात कर रही हूँ जी। तो दुनिया को ये वो कहते हैं कि दो इन दहशतगर्दों के बारे में नहीं पता, सब कुछ सुकून से चल रहा था ना जी। क्या आप देखें दुनिया में जहाँ कहीं भी जंग है ये दो मुल्क निकलते हैं, एक अमेरिका और एक इसराइल, कि ये हमारे खिते में जितनी भी हुई है। तो मतलब पहले तो मैं समझती थी कि अपने आसपास देखती थी और बोलती थी कि यहाँ पर लोगों में कोई वो कहते ना कि
हौसला, हिम्मत या रीढ़ की हड्डी नहीं है किसी चीज के आगे स्टैंड लेने की। तो अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया ऐसी ही है कि सिर्फ ताकत को सलाम है कि वो खुल के उनकी जिन ममालिक ने मजम्मत की, फिर उनके बाद देखे उनको धमकियां कैसे मिली, बट कोई खड़ा हो नहीं रहा जी कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कि भाई ये चल क्या रहा है, कि जो ये तो वो कहते हैं ना कि जबरदस्ती ये जंग अपने ऊपर और दुनिया के ऊपर इन लोगों ने मुसल्लत की, और ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, हम खुदा करें कि अकल आ जाए कि कुछ वो आके देखे ना, तो वो नेटो को कुछ समझ रहे हैं और यूएन तो एक वैसे ही बस नाम का एक इदारा था, उन्होंने पास जितनी करारदाद वगैरह पास हुई, उन्होंने कौन सा उसके ऊपर कोई चीज कोई इम्प्लीमेंट उस चीज को करवा लिया। वो मसला फलस्तीन हो या हमारा मसला कश्मीर हो या फिर वहीं पर ही गया हुआ हमारा पानी का मसला हो जी, तो बस ऐसे ही है, अफरा तफरी का आलम है। अब देखें कि वो चाहते हैं कि जी ईरान घुटनों पे बैठ के बोले कि जी सरकार माफ कर दीजिए, हम हार गए हैं, हमसे गलती हो गई है, आए और आके कब्जा कर लीजिए। वो कभी नहीं होगा, वो बैठे खुद से वो कर रहे हैं। तो आकाशा जो कुछ सारा इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, सारा जी, हम क्या इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमेशा से हम ये कहते रहे अपने प्रोग्राम में, आपसे भी बहुत मर्तबा ये चीज़ सुनी है कि सदर ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल संजीदा जो हैं वो नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब हर घंटे बाद उनके बयानात जो हैं वो बदलते हैं। सो ऐसे में ऐसा हुआ है कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं उन्होंने कहा है कि ईरान किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा और मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा डराया गया, खौफजदा किया गया ईरान को, और मुख्तलिफ इस तरह के जो बयानात दिए गए कि हमने अब ईरान को मलियामेट कर देना है, सफ़े हस्ती से मिटा देना है, लेकिन हमने देखा कि ईरान वहाँ पे भी नहीं झुका। सो क्या लगता है कि जो एक मरतबा फिर मुज़ाकिरात का दौर जो शुरू होने की बातें हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं कि ईरान जो है वो झुकने वाला नहीं है, सो अब अमेरिका को ही आगे बढ़ के हाथ मिला लेना चाहिए? कि वो देखे ना कि जिस तरीके से जिस रऊनत के साथ एक हमला किया गया और सुपर पावर उनके हिसाब से कि वो खिते में पहले भी जो जंग भड़का चुके हैं और देखें कि वहां पर कितनी तबाही मचाई है जी। तो वो भी इसको वो कहते हैं कि बहुत आसान समझ रहे थे। लेकिन वो जो खीर है उनको शायद किसी ने इशारों में बताया कि भाई ये खीर है, तो उनको समझ नहीं आई कि खीर ये टेढ़ी खीर साबित हुई है। टेढ़ी खीर साबित हुई है। तो वो ट्रंप साहब को जरा किसी ने बताना था कि सफेद बगले जैसी है, तो बगले की वो कहते हैं कि पोजीशन भी बना के बतानी थी कि बगला कैसे होता है, तो शायद उनको समझ आ जाती। तो जाहिर है ईरान के पास तो डू एंड डाई वाली पोजीशन है ना, और वो ये आपके प्रोग्राम में ही स्टार्ट में जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था कि भाई उनकी वो जंग हारे या जीते या उनका नुकसान हो, लेकिन कभी उन्होंने मतलब वो कहते हैं ना हार मानी नहीं है। आप तारीख उठाकर देख लें तो जाहिर है जिनकी तारीख ऐसी हो और एक सारी खुद इन्होंने बोला है कि इनकी 14,000 साल की तहजीब बर्बाद कर दूंगा। तो जब 14,000 साल की तहजीब का भी वो मान रहे हैं तो फिर जाहिर है जब तहजीब होती है और फिर लोगों के अंदर भी वही चीज होती है, कौम के अंदर वो चीज होती है, तो वो कैसे वो कर ले। तो अब वही मैं कह रही हूँ कि देखिए पाकिस्तान ने भी एक किरदार अदा किया था। अब मैं कहती हूँ कि इसमें जो बाकी ममालिक आप जैसे आप सऊदी अरब देखें वो तो बिल्कुल खामोश है, वो उधर से भी जवाब नहीं दे रहा, उधर से भी जवाब नहीं दे रहा। ज़ाहिर उनकी अपनी पॉलिसी होगी। चाइना के बारे में सुने मैंने कि उन्होंने कहा कि 2030 तक वो किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी कि ये उनकी एक मुआशी पॉलिसी और जो मुल्की पॉलिसी और खारजा दाखिला थी, ऐसा सुना है कि भाई हम अपने मुल्क की तरक्की पे फोकस करेंगे, 2030 तक किसी चीज में नहीं होगा। रशिया है तो उसकी भी नहीं समझ आ रही कि वैसे पता चलता है कि इनकी मदद तो हो रही है बट सामने से वाज़ेह कोई पैगाम नहीं आ रहा। तो भूल होगी ट्रंप साहब की, वो कहते हैं ना कि बाकी जगहों पर भूले हुए कि एक फोन कॉल पे राइट लेफ्ट चीजें हो जाती हैं, फिर उसके बाद आप किसी भी मुल्क में जाके ऑपरेशन भी कर सकते हैं, रातों रात पता भी ना चले। तो वो फिर शायद भूल गए। उन्होंने सोचा था वही वेनेजुएला के साथ जो क्या उनके जो सदर के साथ क्या उनके अहलिया के साथ क्या वो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। जी सारा जी वही भूल गई आप। चले साहिरा जी आपका पॉइंट इस पे आ चुका है। फाइनली नाजरीन कोई ना कोई इस वक्त जाग गया है। जमाते इस्लामी का ईद उल अजहा के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का एक ऐलान जो है वो सामने आया और वो कह रही है कि गरीब की जेब पर अशरफिया जो है वो बार बार डाका डाल रही है। इस पर बात होगी यहाँ पर, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जब हुकूमत नहीं सोचती आवाम के बारे में, जब नहीं सोच रही होती है तो फिर कोई सामने भी नहीं आ रहा होता, कोई अपोजिशन जो है वो अपना किरदार भी अदा नहीं कर रही होती, कोई आवाम के हवाले से बात भी नहीं कर होता। लेकिन जैसे ही हुकूमत कुछ सोच लेती है, यानी बिजली सार्फिन के लिए एक जो ये कहा जाता है एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो उनको दिया गया, यानी फी यूनिट 1 पैसा की कमी जो है वो की गई है। सो ऐसे में जमात इस्लामी का ईद उल अज़हा के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का एक ऐलान जो है वो भी सामने आया है। असगर चौधरी साहब किस नज़र से देख रहे हैं इसको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाकई आवाम का जो है बुरा हाल हो गया और हुकूमत चाहती है कि कोई तो ऐसा हो जो उनको इस वक्त लीड करे और वो इस पर बात कर सके। क्यों आकाशा, आपको खुशी नहीं हुई है? बहुत ज़्यादा। देखें ना, कुफर तो टूटा खुदा खुदा करके चलें। जमात इस्लामी से ही कम अज़ कम उसने ये समझा तो सही कि आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है जी। और आपको याद होगा कि ये जब ये हुकूमत आई तो एक बहुत बड़ा, और जैसे ही नेमुल हक साहब जो है माशाल्लाह जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, नेमुर रहमान साहब, हाफिज़ साहब, चूँकि वो भी हाफिज़ हैं तो बड़े जैसे ही उन्हें अमारत का चार्ज संभाला तो बड़े मुतर्रक हुए। और आपको याद होगा कि IPPs के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने किया था और उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ था, हुकूमत के कानों में कुछ ना कुछ जूं ज़रूर रेंगी थी। अब भी अगर उन्होंने ये बेड़ा उठाया है, और देखें स्ट्रीट पावर तो है जमात इस्लामी के पास, जमात इस्लामी टफ टाइम दे सकती है। अब देखना यह है कि हुकूमत उस टफ टाइम को किस हद तक फेस करती है। अब देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि IPPs का आगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी वो तजदीद माहिदा होगा दोबारा, जो उनका जिनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, और ये अज़ाब हमारे सर से कब ख़त्म होगा? कब तक हम ये देते रहेंगे कैपेसिटी चार्जेस? इसके ऊपर पहले तो क्रेडिट ऑलरेडी हम जमात इस्लामी को दे चुके हैं, अब भी हम यही कहते हैं कि आप इसी के ऊपर फोकस रखें। इस हुकूमत को कहें मेहरबानी करें, आपने सोलर वालों की गर्दन काट के रख दी, आप सोलर वालों को सांस नहीं लेने दे रहे हैं, और जबकि पूरी दुनिया मुतबादल तवानाई के ऊपर जा रही है। नहीं, आपने फिर वो फर्नेस महंगा ऑयल इस्तेमाल करना है, आपने IPP से बिजली ख़रीदनी है, नहीं भी ख़रीदनी है, तो वो जो पैसे हैं वो चढ़ते जा रहे हैं हमारे ऊपर, और हमने वो पैसे फिर ये जो पर फी यूनिट के हिसाब से हमें वो पे करना पड़ता है। असगर चौधरी साहब, एक आम बंदा, एक आम इंसान उठ के ये बता रहा होता है कि अगर कोई मसला है तो उसका हल क्या, आवाम बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है उन चीज़ों को मान नहीं रही होती। मसरूफ़ है ना आपकी हुकूमत, आपकी हुकूमत दुनिया के मामला सुधारने में लगी हुई है। भारी पत्थर रख लेते हैं, इतना वजनी पत्थर होता है। मैं उस दिन देख रहा था, एक बहुत बड़ा डेपर जा रहा था ब्लू एरिया की तरफ, बहुत बड़ा पत्थर था उसके ऊपर, और फिर वही हुआ पेट्रोलियम मसनूआत। चलें अब कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दिल पे भी पत्थर रख लेते हैं। सर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक पर मालियाती और तवानाई के मामलात में इम्तियाजी सलूक का एक इल्ज़ाम लगाकर 6 मई को सुबह भर में हड़ताल का एक ऐलान जो है वो किया है। विफाक हक मार रहा है, सोहेल आफरीदी साहब ऐसा कह रहे हैं। क्या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई कुछ ऐसा है? और अब ये जो बानी की रिहाई के लिए तो ये कुछ नहीं कर सके, लेकिन इस हवाले से कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे, क्या कहते हैं आप? देखें, पहले भी बड़ी तनकीद हुई थी जिस दिन आप ही के प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि आज मेरे वज़ीर तवानाई ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया लोड शेडिंग ख़त्म होने का, और इत्तेफाक से आतब भट्ट साहब भी उस दिन मौजूद थे, और उसी रोज़ जो खैबर पख्तूनख्वा में हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, और मैंने उसमें सायरा बानो साहबा से भी पूछा था कि आपके इलाके में लोड शेडिंग की क्या हाल है। देखें, आपने 18वीं तरमीम जो उसे आइन का हिस्सा बनाया तो उसके अंदर क्या था? साइल और वसाइल पर पहला हक सूबों का था। जो चीज़ जहाँ से पैदा होगी सबसे पहले उसी सूबे का हक है। तो पहले मुझे बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा बिजली प्रोड्यूस कितनी कर रहा है, और सस्ती तरीन बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। आप क्या कहते हैं? नहीं, सुने ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप नहीं, बिजली चोरी हो रही है जी, बिजली चोरी हो रही है, हम इसलिए लोड शेडिंग कर रहे हैं। भाई बिजली चोरी हो रही है तो आपका महकमा उसमें मुलव्वस है ना, आम लोगों का क्या कसूर है? चले आतिफ भट्ट साहब, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का तासुर दिया, लेकिन अब ये एहतजाज सिर्फ कलम छोड़ हड़ताल जो है उस तक महदूद हमें नज़र आ रहा है। कलम छोड़ हड़ताल से कौन सा ये प्रेशर जो है वो हुकूमत पे बिल्डअप करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम जो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी हैं उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने चलो कोई तो स्टेप लिया है, वरना इससे पहले वो कहते रहे हैं कि मुझे खान साहब ने कहा कि मैं ओपनर बैट्समैन हूँ और
अभी तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो क्रिकेट मैच कौन सा था, T20 का था, वनडे था, और ना टेस्ट मैच, ना इनकी बतौर MPA मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, ना वज़ीर आला बनने के बाद हुई है, और उसके बाद उन्होंने ऐसा मामले को लटकाया हुआ है। खान साहब मुझे कहेंगे जब मुलाकात ही नहीं होनी तो कहना कहाँ पे है। और जो पार्टी के जो रहनुमा हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जेलों में नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड करना है कोई तहरीक चलानी है, लेकिन उसके लिए भी वो कहते हैं जी खान साहब से मुलाकात होगी तो तब जाकर करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने कहा जी कलम छोड़ हड़ताल। सर, कल शफी जान साहब ने ये कहा है कि सुहेल आफरीदी कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं। बानी PTI की जानिब से उनको एक पैगाम मिला है जिसमें कहा गया है कि जो महमूद खान अचकजई साहब या अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो कहेंगे आपने वही करना है, उससे हट के आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बस फिर बस जी, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। सही कह रहे हैं असगर चौधरी साहब। बानी PTI ने इनको अलामा राजा नासिर अब्बास के कहने पर और महमूद खान अचकजई के कहने पर ये तमाम तर ओहदों से नवाजा है, नंबर 1। दूसरी बात है कि बानी PTI से मुलाकातें तो हो नहीं रही, तो ये कैसे अपने पास से अज्यूम कर रहे हैं। तीसरी बात है कि बानी PTI की रिहाई के लिए अगर वो लीडर जेल में है तो उसकी रिहाई के लिए जो किरदार अदा करना है, जो सब कुछ करना है, वो PTI की जानब से किया जाना है। अब कल भी एक मुलाकात का दिन था, कितने लोग जो हैं वो कल अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हैं, ये बताएं। ये इनकी एक पूरी हुकूमत है KPK में, कोई शख्स वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो वहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर अब वज़ीर आला जो सुहेल आफरीदी हैं उनकी जानब से वो क्या कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके उनकी जानब से अब ये ऐलान किया गया आज 6 मई को हम जो है कलम छोड़ हड़ताल जो है करने जा रहे हैं। कलम छोड़ हड़ताल जो है उससे वफाक को क्या नुकसान होगा? सूबे ने अपने सूबे की आवाम के मफाद के लिए जो फैसले करने हैं वो उससे रिलेटेड आज के दिन वो फैसले नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कंप्लेन लिखाने जानी है पुलिस स्टेशन में तो वो उसकी कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी, इसका मतलब तो ये है। तो इससे मरकज़ को क्या नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, एक छोटा सा। और अब सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए कभी, हालांकि जो उनका ओरिजिनल जिस मकसद के लिए उनको अली अमीन की जगह पर लाकर बिठाया गया था वो मकसद पूरा करने में नाकाम रहे हैं, बल्कि पार्टी के अंदर से कहा जा रहा है कि ये जो है वो इन हुकूमत से जो है मिल चुके हैं और बाहमी मुशावरत से जो है ये कोई भी ऐसा इकदाम जो है वो नहीं उठा रहे। उनकी जानब से कहा गया जी हम इमरान खान को रिहा कराने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया गया, जज्बाती बातें करने की कोशिश की जो अली अमीन गंडापुर भी करते थे, लेकिन उसके बाद ठुस हो गए हैं। रिहाई फोर्स जो है वो कहाँ पर है? इससे पहले एक कहा गया जी हम रिहाई फोर्स बनाकर इमरान खान की रिहाई कराएंगे। इन्होंने अमली तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए सवाए इमरान खान के ऊपर एक पलंदा डालने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी मुलाकात होगी तो वो हमें गाइड करेंगे उनकी डायरेक्शन की रोशनी में। इसका मतलब है अगले 3 साल भी मुलाकात ना कराएं तो डायरेक्शन आनी कोई नहीं, और इन्होंने 3 साल अपना ओहदा एंजॉय करके सुबकदोश हो जाना है और नए सिरे से इलेक्शन हो जाने, नए सिरे से इलेक्शन हो जाने हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर खुशामदीद। सरदार फैजान, आपकी तरह इस वक्त आना चाहूँगी। बानी की जो बहन है वो ये कह रही हैं कि जो आपने KPK में जो क्रिकेट स्टेडियम में आपने जलसा किया है, मतलब वो तुकी नहीं, एक असम्बली लगाई है आपने, सो वो ही असम्बली अगर आप लगाना चाहते हैं, कोई इस तरह का काम करना भी चाहते हैं तो सो वो आपको अडयाला के बाहर लगानी चाहिए। समझ से बाहर है कि आपने ये वहाँ पर KPK में किया क्या है। उसके साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि सुहेल आफरीदी अपने तमाम 92 जो MPAs हैं और स्पीकर के साथ बैठेंगे, अडयाला के बाहर आएंगे और बानी की जो कैद तन्हाई है उसको ख़त्म करने की भी बात होगी, और इलाज के हवाले से भी जो कुछ मुतालिबात हैं वो PTI वहाँ अगर बैठ के मनवाए जाए तो हुकूमत मान सकते हैं। मतलब हुकूमत पे प्रेशर डालने की एक बात जो है वो इस वक्त चल निकली है। कुछ ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब ऐसा करेंगे? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। पहले तो हम ये बात कर लें जो आतिफ भट्ट साहब ने कहा, रिहाई फोर्स इमरान खान की ऐलान हुआ है और हर माह जो है हर डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख बंदे का इन्होंने ऐलान किया हुआ है और 10 माह तक जो है 10 लाख के करीब इन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि 10 लाख बंदा जो है इसमें इन्होंने इनको मेंबरशिप देनी है। तो 10 माह तक तो इमरान खान का ये चैप्टर जो है इन्होंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है कि 10 लाख बंदा जब रिहाई फोर्स में आएगा उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। दूसरा जो आपने बात की
के फैजान माजरत से मैं आपको टोक रहा हूँ, इसका मतलब बानी 10 माह अंदर ही है ना? देखें फिलहाल वो तो सलमान अकरम राजा भी कह चुके हैं बादशाह खान मॉडल चलेगा। जी हमारी जो भी ये मुलाकातें होती हैं काबीना के अरकान से, वज़ीर आला से, उसमें यही हम अक्सर उनसे पूछते हैं कि आप लोगों का आइंदा का लाएअमल जो है वो क्या होगा। तो वो मतलब इस मूड में नहीं है कि क्यों पहले भी वो 2 मरतबा जो है इस्लामाबाद की जाने वाली अमीन गंडापुर जो है लोगों को लेके यहाँ से आए, अपने लोगों को मरवाया, फिर वो 12 अजला वापस क्रॉस करके जो है वो खैबर पख्तूनख्वा दाखिल हुए, अपने लोगों को वहां पे छोड़ दिया। कुछ लोग अभी भी जो है वो जेलों में हैं। तो ये चीजें जो हैं वो सुहेल अफरीदी की प्रायोरिटी नहीं है कि वो अपने लोगों को इस तरीके से खराब करे। एक बाकायदा प्लान के जरिए देखें, अगर आप जब से सुहेल अफरीदी आए थे उनकी आप पुरानी स्पीचेस सुने तो वो किस तरीके से एग्रेसिव होके वो स्पीच देते थे, और अगर आप उनकी अभी की कुछ तकरीरें देखें तो वो उनकी तकरीरों में भी कुछ नरमी जो है वो आई है, और ये नरमी जो है ये बेहतर है, ना कि मतलब आप अपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाएं, फोर्सेस को तनकीद का निशाना बनाएं। अफवाम और तफहीम से जो है वो मसाइल जो है वो हल होते हैं, ना कि जज्बाती तरीके से जो है वो मसाइल हल होते हैं। और बाकी जो अडियाला के बाहर बैठने की बात की गई है तो उन्होंने कहा है, तो मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी इनको बिल्कुल सेकंड करेंगे, और वो अपने मेंबरान के साथ जितने भी एमपीएज हैं, 92 एमपीएज हैं, स्पीकर साहब हैं, उनको लेके वहां पे पहुंचेंगे, और तमाम एमपीएज, और यहाँ पे अभी पता चलेगा कि अली अमीन गंडापुर दोबारा जो है वो उनको लॉन्च किया जाता है। यानी एक मरतबा कहने में तो यही आया था कि उनको एक मरतबा लॉन्चिंग की गई थी और वो उनकी लॉन्चिंग जो है वो नाकाम हो गई थी। हमारे जो असम्बली में अपोजिशन मेंबरान से राब्ते होते हैं, अपोजिशन मेंबरान अक्सर कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो हमारे साथ बार बार राब्ते में है, और बार बार वो यही कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा जो है वो वज़ीर आला बने। लेकिन उनकी कोशिश, अपोजिशन की यहाँ पे ये कोशिश है कि अली अमीन गंडापुर ही दोबारा वज़ीर आला क्यों बने, और इसमें जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। जेयूआई उनके साथ जो है इन चीजों को नहीं मान रही कि इन हाउस जो है दोबारा तब्दीली की जाए। बाकी खान साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन आती है तो वो बात की बातें हैं, लेकिन ये चीजें भी जो है वो इंडोर जो है वो चल रही हैं। अली अमीन ने काफी ज्यादा, क्योंकि काफी ऐसे एमपीएज हैं जो कि तीसरा टेन्योर है वो जीत के आए हैं, और उन्होंने अभी तक वो उनको कोई ओहदा नहीं मिला, उन्होंने अभी तक एक वजारत को भी एंजॉय नहीं किया। तो वो एमपीएस जो हैं वो अपनी खुल के नाराजगी। फैजान साहब, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। इस वक्त सायरा जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मरियम रियाज वटू जो हैं वो इस वक्त ये कह रही हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इमरान खान को रिहाई दिलवा सकती है उस पर यह कहा जाता है, चाहे वो रैलियां हों, चाहे वो एहतजाज हों, चाहे वो रिहाई फोर्स की बात हो, उस पर यह कहा जाता है कि ये बानी को नुकसान पहुंचा सकता है, सो ये चीज़ें जो है हम नहीं कर सकते हैं। आईनी हक भी है, आप और हम एहतजाज भी कर सकते हैं, असम्बलियों के अंदर टफ टाइम भी दे सकते हैं, वो भी आप नहीं करे, या अगर ये भी नहीं कर सकते तो बानी पीटीआई की तरफ से जैसे कहते हैं पैगाम आया था कि असम्बलियों से अलग हो जाएं, वो भी आपने नहीं करना। मतलब आप ना बानी को रिहा करवा सकते, ना आप एहतजाज कर सकते। आपको ऐसा फील होता है कि शायद हुकूमत आप पे शक करेगी, या हुकूमत आपको ये कहेगी कि आप इंतशार फैला रहे हैं, आप मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, जो मुल्की मईशत का इस वक्त बेड़ा गर्क है वो इल्ज़ाम पीटीआई पे लगा दिया जाएगा। क्या कहेंगी सायरा जी? हाँ बिल्कुल सही है। ये तो अभी मैं सुन रही थी, अभी जो कोई बात कर रहे थे कि हमें अफवाम और तफहीम से बात करनी है, हमें कुछ ऐसा नहीं करना। मतलब ये वो सुबह और उनके लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो क्या कहते हैं, खुद से बदला लेने का रवाज है। यहाँ पर तो वो खानदानी दुश्मनियां, मैं आपको बताती हूँ, मेरा ताल्लुक भी केपीके से ही है, मेरे वालिद का। तो वहां पर तो छोटी छोटी बात पर वो कहते हैं कि इज्जत पे बात आती है, या वो होता है ना किसी ने भाई को कत्ल कर दिया, दूसरे भाई ने कत्ल का बदला लेना है। तो मतलब अफवाम और तफहीम समझ नहीं आई मुझे। तो ये वक्त गुजार रहे हैं। देखिए 8 फरवरी वो मरियम रियाज जो है उन्होंने बिल्कुल सही बोला, 8 फरवरी 2024 जो एक वक्त था कि जिस वक्त ये धांधली हुई और ये सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद ये कहते हैं ना कि हर 6 महीने बाद तो इनका एक नया लीडर बना हुआ होता है, जैसे उस वक्त शेर अफजल मरवत थे। फिर यही नहीं पता चला कि ये एहतजाज करना है या नहीं करना। वो कहते हैं ना कि जिस वक्त लोहा गर्म था उस वक्त इन्होंने चोट लगाई नहीं, और उसके बाद इनकी सारी ये कहानियां और ये सारी कुछ, वो मैं आप कह रही हूँ कि ये अवाम में ये सब लोग इररेलेवेंट हो चुके हैं। हम लोग अवाम में उठते बैठते हैं। यहाँ पर मैं लोगों से, वो कहते हैं ना कि उनके तासरात या अवामी जो जज्बात है वो पता चलता है, ये सब इररेलेवेंट हो चुके हैं।
क्योंकि जितने वो ड्रामे वो कर रहे हैं, अब तो मैं कहती हूँ कि वो ये अली मीन गंडापुर, इनकी बात होती है, हर किसी के साथ 4-4 लोग हैं, जो आप उनके लिए बात करें तो वो सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी एक दूसरे के पीछे करते हैं। जैसे गंडापुर साहब के साथ कोई है 4 तो वो उनके खिलाफ को बोलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप उससे पहले बात कर रही थी कि बात आ गई है जी कलम छोड़ हड़ताल पे जी। उसके बाद क्या मतलब क्या करेंगे? इमरान खान छोड़ तो इमरान खान को तो छोड़ दिया, कलम छोड़ हड़ताल, फिर क्या बास्केट छोड़ हड़ताल, टोपी छोड़ हड़ताल, नसवार छोड़ हड़ताल, कौन सी और हड़ताल रहती है? जो एक इन्होंने कीटो डाइट शुरू की थी, ड्रामा किया था कि असेंबली के बाहर बैठे होते थे कि भूखे बैठने, वो भी उमर अयूब साहब के ऑफिस में बैठ के खा पी के सैंडविचेस और कॉफी लेके चटाई पर ये लोग आधे घंटे के लिए कीटो डाइट करने बैठ जाते होते थे। सारा बानो, बस अफसोस है सारा बानो, ये जो सरदार फैजान ने बात की है कि 10 लाख लोग होंगे फिर ये एहतजाज के लिए निकलेगा, ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ना नौमन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी। नहीं ऐसे ही है, इनके पीछे अब किस अवाम ने निकलना कि जिनका खुद ही नहीं पता चलता कि वो आके खाली बढ़ के मार दें कोई एक, वो मतलब वो आप उनकी देखें ना कि फिर तो पीटीआई की तकलीफ में इजाफा हुआ था ना अलीमोन गंडापुर के, जिस किस्म की वो बड़के और जुबान इस्तेमाल करते थे। आप 26 नवंबर देख लें, उससे पहले 12 अक्टूबर देख लें, आप ये लेकर आए, लोग लेकर आए, आप लोगों को बेयारो मददगार छोड़ के 12 सूबे उड़ते हुए सुपरमैन बन के चले गए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके अवामी रद्द अमल देख रहे हैं कि भाई अगर हम सब चीजों से पीछे हटेंगे तो अवाम तो नहीं करेगी, या वो अवाम तंग आ चुकी है। और मैं बताऊं, अवाम ने जब करना होता है ना, तो कल आपने यहाँ पर बिलावल चुरंगी पे देख लिया था कि जो प्रोटोकॉल लगा था और उसके बाद वो सब लोगों ने वो प्रोटोकॉल तोड़ा और उसके बाद उन लोगों ने ट्रैफिक रवा दवा कर दी कि जो वीआईपी मूवमेंट थी वो भागतियां गाड़ी फिर रही थी कि इस रश से जरा हम राइट लेफ्ट पे हो जाए। जब करने पे आती है ना आवाम तो ये करती है। तो इन्होंने आवाम के साथ जज्बात के साथ इतना खेल लिया है, इतना खेल लिया, यानी कि वो शख्स जो बैठा हुआ है जिसके नाम पर ये लोग बैठ के ओहदे एंजॉय कर रहे हैं और असेंबलीज में बैठे हुए हैं और वो एक चूरन बेचते हुए, पहले वो क्या कहते हैं कि वो वहां से उनसे मुलाकात बंद हुई, रसाई बंद हुई, फिर आप पिछले से पिछले रमजान देखे मीना खान ने कहा था आप वहां पर जाके रोजे खोलेंगे, वो जी दूसरा रमजान भी आ गया, बड़ी इदारी है। जो ये वकील लेकर आए हैं वो खोसा साहब, इन सबको ये सब आए थे ना जब जीडीए के पास, खान साहब ने इनको बोला था कि जाके मुलाकात हो, ये 1 साल बाद तशरीफ के टोकरे लेकर आए थे, तब इन लोगों को सामने देखा था और उसी दिन सायरा जी ये बस बातें नहीं, उसी दिन समझ आ गई कर रही हैं। अलीमा खान साहबा ये कह रही है कि मुलाकातें बंद करवाने में इन्हीं का हाथ है जी कि जी ना बिल्कुल जाएगा ना पैगाम आएगा जी, ना रोला होसी तो ना रोला होसी, ना रोला होसी पैगाम आएगा। हाँ चलो सायरा जी ना ये कुछ करेंगे। चले इनसे तो कोई काम हो नहीं रहा, रिहाई फोर्स की बातें की, एहतजाज की बातें की, रैलियों की बातें की, सो वो नहीं हो रही। वजीर आला सुहेल आफरीदी के अपने जिला के धूल में अटे बेबस बच्चे जो हैं वो इस वक्त उनकी इमारत जो है स्कूल की गायब है और वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मासूम तलबा ये कह रहे हैं कि स्कूल की तामीर के लिए खुदारा हमारी मदद कीजिए। सो सर आपका सूबा है, इन्होंने ही आपको वोट दिया है, इन्हीं के बलबूते पे आज आप वहाँ पे बैठे हैं, सो कुछ कर लें इनके लिए। बहुत शुक्रिया, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, सायरा जी, आतिफ भट्ट, सरदार फैजान और असगर चौधरी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकाशो यासीन को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।